तो बच्चे हम, ठीक है, हम पॉलिटिकल जो कल्चर था, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर पे हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि पॉलिटिकल जो कल्चर है, राजनीतिक जो संस्कृति है बच्चे, राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा का मतलब कंसेप्ट होता है, यानी पॉलिटिकल कल्चर का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो इतना अगर फेमस हुआ है तो उसमें कुछ स्कॉलर का सबसे बड़ा योगदान है। उसमें उलम, बियर, आलमंड, मैक्स वेबर, पार्सन और सिडनी बर्बरा, इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर के कंसेप्ट को क्या किया था, डेवलप किया था। और पॉलिटिकल कल्चर के बेस पर तुम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर को क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। और पॉलिटिकल कल्चर के बेस पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का, यानी पॉलिटिकल सिस्टम का भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने तुम लोग को समझाई थी। यानी संस्कृति के आधार पर भी तुलना किया जा सकता है। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि कल्चर के बेस पर कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो सीधा बताना होता है बच्चे कि जो कल्चर होता है, सभी का कल्चर क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। तो कल्चर अगर अलग है तो उनका बिहेवियर भी क्या होगा, अलग होगा। तो आसानी से उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, उनका तुलना किया जा सकता है बच्चे। जब नीचे आओगे तो मैंने संस्कृत जो शब्द है बच्चे, एक व्यापक शब्द है। संस्कृत जो है वो एक व्यापक शब्द माना जाता है, और उसमें जिसमें एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के व्यवहार का तरीका, उसकी मान्यताएं और उसके विश्वास इत्यादि को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो संस्कृति जो होती है बच्चे, यानी कोई व्यक्ति है, उसके व्यवहार करने का तरीका, उसकी मान्यताएं, ठीक है, वो किन चीजों को मान्यता है, और उसका किसी भी चीज पर विश्वास करने का जो तरीका होता है बच्चे, वही क्या होती है, संस्कृति होती है। और जब वही व्यक्ति किसी समूह का अगर सदस्य बनता है बच्चे, तो उस समूह में जिस जिस संस्कृति के लोग हैं बच्चे, उस समूह में जिस जिस संस्कृति के लोग हैं बच्चे, उनकी क्या होंगी, एक कॉमन मान्यताएं होंगी, उनका एक विश्वास करने का तरीका अपना होगा, और उनका किसी के साथ क्या करने का तरीका होगा, एक व्यवहार करने का तरीका होगा बच्चे। तो पॉलिटिकल साइंस मानकर चलता है कि सभी का कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, और कहीं ना कहीं कल्चर जो है बच्चे, वो लोगों के व्यवहारों को क्या करता है, निर्धारित करता है। और कल्चर अलग अलग होने की वजह से आप क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल अगला जो पॉइंट लिखा है बच्चे, मैंने वहां पे अगले पॉइंट में लिखा था कि राजनीतिक संस्कृति के आधार पर व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों पे राजनीतिक व्यवहारों का विश्लेषण किया जा सकता है। तो जो पॉलिटिकल बिहेवियर है बच्चे, जो राजनीतिक व्यवहार हो रहा है इस पर्यावरण में, उसका अगर अध्ययन करना है छोटे स्तर पे, तो भी राजनीतिक संस्कृति के द्वारा छोटे स्तर पर उसका अध्ययन हो सकता है। अगर व्यापक अध्ययन करना चाहते हो कल्चर के आधार पे कि कल्चर का प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो भी वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो व्यष्टि यानी माइक्रो लेवल पर भी, मैक्रो लेवल पर भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के द्वारा पॉलिटिकल बिहेवियर को समझा जा सकता है, और पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर पॉलिटिकल बिहेवियर को माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर भी तुम समझ सकते हो, पॉलिटिकल बिहेवियर को देख सकते हो। मतलब एक छोटा सा हमने परिवार लिया, उस परिवार की संस्कृति को हमने देखा, और उस संस्कृति के अनुसार हम बोल सकते हैं कि इस परिवार का व्यवहार ऐसा हो सकता है, और उस चीज को हम पूरे समाज पर भी क्या कर सकते हैं बच्चे, अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही होता है कि आप राजनीतिक जो बिहेवियर होता है, जो राजनीतिक प्रणाली होती है, जो राजनीतिक व्यवहार होता है, उनका विश्लेषण हम लोग बच्चे माइक्रो लेवल पर भी कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पर भी किया जा सकता है, और मैक्रो लेवल पर भी क्या किया जा सकता है। दोनों लेवल पे हम लोग बिहेवियर को क्या कर सकते हैं बच्चे, समझ सकते हैं। आई बात समझ में? जब नेक्स्ट पॉइंट आओगे बच्चे, तो वहां पे लिखा गया है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में विद्यमान समानताओं और असमानताओं को समझने में क्या करता है, सहायक सिद्ध हुई। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, इस पॉलिटिकल सिस्टम के कंसेप्ट पर हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में जो समानताएं होती हैं बच्चे, और जो पॉलिटिकल सिस्टम में असमानताएं होती हैं, उन सभी का एक प्रकार से क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं, यानी पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर हम पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सिमिलरिटी है बच्चे, उसको फाइंड कर सकते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं बच्चे, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चे। आई बात समझ में? बच्चे क्लियर हो रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर भी पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जब नीचे आओगे बच्चे, तो जो राजनीतिक
नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चे, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक आर्थिक संरचनाएं होती हैं। यानी किसी समाज की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है बच्चे, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति को क्या करता है, निश्चित करता है। जैसे शहर में रहने वाले जो लोग हैं बच्चे, उनकी संस्कृति, क्योंकि शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके पास पैसा है, अच्छा खाने पीने की सुविधा है, अच्छा पहनने की सुविधा है, अच्छी चीजें देखने की सुविधा है, तो कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति और एक गांव में रहने वाले की संस्कृति में क्या होगा बच्चे, अंतर आ जाए। क्योंकि गांव की जो संस्कृति है वो किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। वहाँ क्या विश्वास करने का जो तरीका है चीजों पर, वो क्या है, अलग है। शहरों में जो लोग रह रहे हैं बच्चे, वहाँ पे क्या है, शहरों में शिक्षा है, तो जब जो लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं बच्चे, वो धर्म जैसी चीजों को बड़ा महत्व नहीं देते हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होता है, वो बहुत सारे तो अपने आप को बोल देंगे कि हमें ईश्वर पे विश्वास नहीं है, वो हमें किस पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, जो भी करना होगा हम ही करेंगे बच्चे। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो राजनीतिक संस्कृति होती है, जो पॉलिटिकल कल्चर होता है बच्चे, उसको डिटरमाइन करने में सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यानी शहरों की एक ही देश में, एक देश है बच्चे, वहां के शहरों की संस्कृति गांव के संस्कृति से क्या होगी, अलग होगी बच्चे। जैसे तुम शहरों में रह रही हो लड़कियां, तो तुम लोगों का पहनना, खाना और घूमने को लेकर जितना तुम्हें दिल्ली में स्वतंत्रता है बच्चे, उतना गांव में जो रह रही होगी लड़की, उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं होगी। तो इतनी स्वतंत्रता गांव में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां एक कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं बच्चे, रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, ठीक है, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। और शहरों में जो लोग रहते हैं बच्चे, वो उनका एक अप्रोच एकदम परिवर्तनवादी दृष्टिकोण होता है। वो हर समय उन्हें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए। तो समाज का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा होता है बच्चे, वही कल्चर को क्या करता है, डिफाइन करता है। शहरों में ज्यादा पैसा है कंपेयर टू विलेज, गांव में पैसे कम होते हैं, तो वहां का सामाजिक जो आर्थिक संरचना होता है बड़ा रूढ़िवादी होता है। वो एक तरह से ना धर्म शास्त्रों को लेकर उस समाज को चलाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो गांव, जो शहर होते हैं बच्चे, वो वैज्ञानिक तरीके से समाज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से क्या करता है, कंपैरिजन करने में मदद करता है बच्चे। जैसे लिखा भी है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक आर्थिक संरचना है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि कृषि प्रधान समाज में राजनीतिक मूल्यों में आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं बच्चे, वहाँ राजनीतिक मूल्यों में परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं आएगा। वो मतलब गांव के जो लोग हैं बच्चे, वो उनके राजनीतिक मूल्य में क्या है कि अपने जाति वाले लोगों को क्या करना, वोट करना। गांव में जो है बच्चे, गांव में जाओगे तो वहाँ समाज तो जाति के सामाजिक, गांव का तो जो सामाजिक संरचना होता है बच्चे, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो जाति पर आधारित होता है। तो गांव में तो जाति का बड़ा जोर होता है, जाति जो होती है बड़ी, वो मतलब जड़ों से जुड़ी होती है बच्चे। तो वहां पे क्या होता है कि जिस जाति का उम्मीदवार होगा, उसी जाति को हम क्या करेंगे, वोट करेंगे, दूसरी जाति के लोगों को वोट नहीं करेंगे। लेकिन क्या शहरों में इसी प्रकार का होता है? राजनीतिक दलों को वोट करते समय या राजनीतिक लीडरों को हम लोग जाति के आधार पर देखकर वोट करते हैं? नहीं बच्चे, हम उनके उद्देश्यों को देखकर क्या करते हैं, वोट करना शुरू कर देते हैं। गांव में तो जाति देखोगे कि जाति, मेरी जाति से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है तो मैं अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट करूंगा, भले ही उसके चुनाव के उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो। आई बात समझ में? तो ये चीजें जनरलिस्ट, तो एक ही देश में, भारत ही है बच्चे, भारत में शहरों की संस्कृति, भारत में जो शहरों में रह रहे हैं बच्चे, उनकी संस्कृति और गांव में रहने वाले की संस्कृति में बड़ा अंतर देखने को मिलता है बच्चे। दोनों की संस्कृति में तुम्हें क्या दिखेगा, बहुत बड़ा अंतर दिखता है। और वो अंतर इस वजह से दिखता है कि शहरों में शिक्षा है, शहरों में अच्छी शिक्षा मिलती है, शहरों में लोगों को विकास करने के अवसर प्राप्त होते हैं, शहरों में लोगों को बहुत स्वतंत्रता मिलती है, शहरों में लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिलती है कि उनके विचार जो हैं वो बहुत विकसित होते हैं तुलनात्मक रूप में गांव के कंपैरिजन में। और गांव में अवसर नहीं होता, गांव में लोग, सभी लोग खेती करते हैं, उन्हीं पुरानी मूल्यों से क्या होते हैं, वो जुड़ कर रहते हैं। तो गांव में उतना अवसर नहीं मिलता है बच्चे। इसलिए माना जाता है कि संस्कृति जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होती हैं। और ये डिफरेंट संस्कृति के वजह से भी ये चीजें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो तुलना किया जा सकता है। और औद्योगिक राज्यों की, जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो स्टेट है, जहाँ पे इंडस्ट्री से बच्चे, उस राज्य की संरचना देखना, समाज की संरचना देखना बड़ा जटिल मिलेगा।
पता चला कि जो समाज है वहीं पर करोड़पति भी रह रहा है, और उसी समाज में गरीब भी रह रहा है, और उसी समाज में मिडिल क्लास वाला भी रह रहा है, और उसी समाज में बच्चे हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, जैनी भी रह रहा है, बौद्धिस्ट भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, और सब एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो जो औद्योगिक समाज होता है वो बड़ा जटिल होता है बच्चे, लेकिन वहाँ के राजनीतिक मूल्य गाँव के राजनीतिक मूल्यों से क्या होंगे, अलग होंगे, और शहरों के जो राजनीतिक मूल्य अलग होते हैं बच्चे, क्योंकि वहाँ पे उनके पास शिक्षा और इस तरह के क्या होते हैं, अवसर होते हैं बच्चे। क्लियर, समझ में आया? आगे आओगे बच्चे तो आलमंड एवं बर्बरा, सिडनी बर्बरा ने अपनी दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी बच्चे, दोनों की ज्वाइंटली बुक है, द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एट्यूड्स एंड डेमोक्रेसीज इन 5 नेशंस। यानी जो आलमंड एंड बर्बरा हैं बच्चे, उन्होंने 5 देशों में अस्थिरता, स्थिर मतलब 5 देशों को उन्होंने उठाया, और उन 5 देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी स्थिरता को जांच की और अस्थिरता को जांच किया कि ठीक है, ब्रिटेन में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज इतनी है तो क्यों है, अमेरिका में पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज है तो क्यों है, जर्मनी में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, इटली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो इसका उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के आधार पे क्या किया था, अध्ययन किया था उन 5 देशों का बच्चे, ठीक है, और उन राजनीतिक संस्कृति के आधार पे बताया था। जैसे ब्रिटेन में तुम देखोगे कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली, तो ब्रिटेन की बच्चे संसदीय प्रणाली जितनी सफल है, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जितनी सफल है, उतना बाकी देशों ने भी ब्रिटेन से देखकर संसदीय प्रणाली को अपनाया था, लेकिन उतने उनके देशों में संसदीय प्रणाली सफल नहीं है। तो अब ये पता करना पड़ेगा कि अच्छा ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली इतनी सफल क्यों है और बाकी देशों में जो संसदीय प्रणाली थी वो असफल क्यों होगी बच्चे। तो उसका कारण तो बहुत सारे विचारक बोलते हैं कि जो ब्रिटेन है वो समुद्र से चारों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ क्षेत्र है, तो दूसरे धर्म दूसरे संस्कृति के लोग वहां पर आए ही नहीं, तो किसी प्रकार की वहां समस्या पैदा नहीं। इस वजह से जो उनकी संस्कृति थी उसने एक प्रकार से क्या की, वहां पे एक स्थिरता प्रदान की। और उनकी संस्कृति में क्या होता है कि वो हर समय कोशिश ये करते हैं कि संवैधानिक तरीके से क्या हो, चीजों में सुधार हो। वो क्रांतिकारी गतिविधि, क्रांतिकारी तरीके से चीजों की मांग नहीं करते हैं। लेकिन बाकी संसदीय प्रणाली में क्या हुआ, संवैधानिक चीजों को क्या कर दिया, हमने किनारे कर दिया और क्रांतिकारी तरीके से चीजों की क्या करनी शुरू कर दी, मांग करनी शुरू कर दी। इस वजह से अस्थिरता आ गया। इस चीज का भी अध्ययन इन लोगों ने करना शुरू किया बच्चे कि जैसे इटली में फांसीवादी सरकार थी, इटली में फांसीवादी सरकार थी, सर्वाधिकारवादी शासन था। जर्मनी में भी नाजीवादी शासन था। तो बच्चे ये नाजीवादी शासन का निर्माण कैसे हो गया, फांसीवादी शासन का निर्माण कैसे हो गया। तो जो जर्मनी में जो हिटलर था बच्चे, उसने भी राजनीतिक संस्कृति का इस्तेमाल करते हुए क्या किया था, शासन सत्ता का अधिग्रहण किया था। उसने जर्मन को समझाया कि जर्मन जो है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ताकतवर है, ठीक है, वो आर्यन रेस के प्रजाति है, उनका काम ही लड़ना है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। और इस मतलब उसने क्या किया, संस्कृति का इस्तेमाल करके लोगों को एकत्र किया और कहा कि डिक्टेटरशिप में ही, ठीक है, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली में हम क्या कर सकते हैं, बेहतर विकास कर सकते हैं। और उसने क्या किया, ठीक है। लेकिन बाद में तुमने देखा होगा कि वहां पे एक प्रकार की क्या होगी, अस्थिरता की। क्यों अस्थिर, क्योंकि दूसरी भी संस्कृति, दूसरे भी धर्म को मानने वाले लोग वहां पे जब गए तो वहां पे एक प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन जैसी चीजें आनी शुरू हुई बच्चे। तो राजनीतिक संस्कृति के आधार पे जो बर्बरा और आमंड जो थे, उन्होंने 5 देशों का एक प्रकार से अध्ययन किया था। राजनीति के प्रभाव का जो अध्ययन देखा गया था बच्चे, जो राजनीतिक प्रभाव की जो समीक्षा की गई थी इन 5 देशों में बच्चे, वो पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर किया था, राजनीतिक संस्कृति के आधार पे किया था। ये तुम्हें पता होना। आगे जब बढ़ते हैं बच्चे, तो राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, ये कुछ विचारक बोलते हैं। और व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण ही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। यानी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण है, राजनीतिक व्यवस्था को जो देखने का मेरा तरीका है, समझने का जो तरीका है बच्चे, वही क्या होती है, राजनीतिक संस्कृति होती है। और राजनीतिक आमंड एंड पावेल ने, ठीक है ना, 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई। आमंड एवं पावेल ने बच्चे 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई, ठीक है। आदिम कालीन संस्कृति, प्रजाभावी संस्कृति और सहभागी संस्कृति। उन्होंने, आमंड पावेल ने पूरा अध्ययन करके उन्होंने संस्कृति को 3 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था।
आदिम कालीन संस्कृति, प्रजाभावी संस्कृति, सहभागी संस्कृति, या फिर किसी बुक में तुम्हें संकुचित संस्कृति मिलेगा, पराधीन संस्कृति मिल सकता है और सहभागी संस्कृति मिल सकता है। तो उन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी। अब यहाँ पे समझना होता है बच्चे कि आदिम कालीन संस्कृति क्या होती है। तो आदिम कालीन संस्कृति में उन्होंने क्या डिफिनेशन दी है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है और न ही व्यक्ति को अपने राजनीतिक व्यवस्था में अधिकारों का ज्ञान होता है। न तो उसको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता है, न तो राजनीतिक व्यवस्था में उसके क्या अधिकार होंगे इसके बारे में भी अगर पता नहीं है तो उसको आदिम कालीन संस्कृति बोलते हैं बच्चे। यानी जब समाज का निर्माण नहीं हुआ था बच्चे, उससे पहले की जो अवस्था थी उसको आदिम कालीन ही समाज बोलते हैं। समाज और राज्य से के निर्माण से पहले की जो अवस्था होती है बच्चे, उसको आदिम कालीन अवस्था बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे न तो राजनीतिक व्यवस्था होती है, न तो राजनीतिक व्यवस्था का तो ज्ञान ही नहीं होता, और उस राजनीतिक व्यवस्था से मेरे पास क्या अधिकार मिलने चाहिए, उस पॉलिटिकल सिस्टम से क्या मुझे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं होता है बच्चे। तो आदिम कालीन संस्कृति में यही बताना हो तुम्हें कि इसमें व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी ज्ञान नहीं होता है और राजनीतिक व्यवस्था में उसके क्या अधिकार है उसके बारे में भी पता नहीं होता। तो इस प्रकार की संस्कृति को हम लोग आदिम कालीन संस्कृति बोलते हैं बच्चे। क्लियर? प्रजाभावी संस्कृति क्या होती है बच्चे? इसके अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान होता है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं होता है कि एक्चुअली राजनीतिक व्यवस्था में मेरा क्या रोल है बच्चे। जैसे अभी की जो स्थिति होती है, तो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम है, चुनाव होता है। अब चुनाव में वोट नहीं करने से क्या दिक्कत आएगी, तो हम अपनी भूमिका को नहीं देख पाते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब प्रजाभावी संस्कृति का मतलब ये होता है जहाँ पे लोगों को राजनीतिक संस्कृति के बारे में तो पता है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और खास तौर से ये संस्कृति ना तुम्हें विकासशील देशों में दिखेगी। जो विकासशील देश होते हैं वहां पे दिखेगी। जो जनता होती है ना, उनसे पूछो कि वोट करने आप क्यों गए। जैसे तुम लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना होगा, वोटर आईडी कार्ड तो बना है, लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि तुम लोगों ने कितने बार वोट करने गए, तो तुम लोग बोलोगे एक बार भी नहीं गए। वोटर आईडी कार्ड में क्या करती हूँ, एक आईडी की तरह से क्या कर लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ। कहीं पे फॉर्म फिल करना है तो वहां पे शो कर दिया, किसी ने मांगा कि आपको ये आईडी दिखाई, वहां वोट करने गए थे आप लोगों ने। चुनाव जब होता है, दिल्ली में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ या लोकसभा का चुनाव होता है, तो जाते वोट करने? हाँ, जाते हो। तो अगर जाते होगे तब तुम्हें राजनीतिक व्यवस्था में तुम्हारी क्या भूमिका है ये पता चलेगी, क्योंकि तुम्हारे वोट करने से कोई सरकार बनने वाली है और तुम्हारे वोट नहीं करने से हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बन जाए, और नहीं वोट करने से हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बनने की नौबत आ जाए बच्चे। तो हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा। हमारा काम क्या होता है? सरकार से प्रश्न पूछना। सरकार हमारी मांगों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सरकार हमारी मांगों की पूर्ति नहीं कर रहा है तो उन मांगों से संबंधित हमें सरकार से समय समय पर क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए। सरकार से हमें समय समय पर क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। यही तो हमारी भूमिका है। एक डेमोक्रेसी में हमारी भूमिका क्या होती है? अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना और सरकार से समय समय पर प्रश्न पूछना। क्या हम सभी लोग जागरूक हैं? सरकार से प्रश्न पूछते हैं? अगर पूछोगे तो इस समय की सरकार तो ऐसी है बच्चे कि अगर पूछोगे सरकार से प्रश्न तो जो सरकार के समर्थक हैं वो तुम्हें देशद्रोही घोषित कर देंगे। ठीक है, कहीं उल्टा सीधा पूछ रहे। तो ये चीजें, ये मैं समझा रहा था कि ये तुम्हारा रोल होता है। तो तुम्हारा रोल क्या है कि तुम पढ़े लिखे शिक्षित हो, तुम अपने एरिया का, जो तुम्हारे एरिया का लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होगा ना, अगर वो तुम्हारे एरिया में कुछ काम भी नहीं कर रहा होगा तो तुम उससे पूछने ही नहीं जाते कि अच्छा आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। तुमने तो वोट मांगने के लिए, जब वोट चाहिए था तो तुमने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये प्रजाभावी संस्कृति कहाँ पे तुम्हें दिखती है? विकासशील देशों में दिखती है बच्चे। यानी विकासशील लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये होता है, उनको सब जानकारी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है, वो अपनी भूमिका को लेकर एकदम क्या है, उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने क्या कर दिया, सभी को समझदार तो बनाया नहीं, लिटरेट हम बना रहे हैं। सभी को हम क्या कर रहे हैं? साक्षर बना रहे हैं ना।
लिटरेट बना, हम एजुकेटेड थोड़ी बना। जब एजुकेटेड बन जाओगे बच्चे, जब तुम एजुकेटेड होगे, शिक्षित होगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि राजनीतिक व्यवस्था में तुम्हारी क्या भूमिका होती है और तुम्हारी क्या भूमिका होनी चाहिए और तुम्हें कौन से अधिकार प्राप्त। अगर महिलाओं का शोषण हो रहा है बच्चे, सुनो एक बात, महिलाओं के अधिकारों का अगर हनन है और महिलाओं की भागीदारी अगर इस पॉलिटिकल सिस्टम में कम है, तो क्यों कम है? क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपनी भूमिका को समझ ही नहीं पा रही हैं कि उनका रोल क्या। वो बस ये इसी अपने आप को किस रोल में देख रही हैं? एक माँ के रोल में दिख रही हैं, पत्नी के रोल में दिख रही हैं, ठीक है, फैमिली के रोल में अपने आप को देख रही, उससे अलग अपने आप को देख ही नहीं पा रही हैं। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो अपने आप को क्या करें? अलग करें। वही तो फेमिनिस्ट बोलता है, अरे माँ का, ठीक है, माँ, जो माँ का रोल है उससे आप तुम बाहर निकलो, अपनी पहचान के लिए तुम लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो कहने का मतलब जब तक आपको बच्चे ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप ज्ञानी नहीं होंगे, तब तक आप अपनी भूमिका को नहीं समझ पाएंगे। तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये समझना क्या हो जाता है, बहुत आवश्यक होता है बच्चे। नेक्स्ट प्रकार की संस्कृति होती है बच्चे सहभागी संस्कृति। सहभागी संस्कृति में व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी पता होता है और राजनीतिक व्यवस्था में उसकी क्या भूमिका होती है और उसके क्या अधिकार होते हैं। विकसित देशों में जाना, जो विकसित देश है बच्चे, विकसित देश में सारे लोग शिक्षित और समझदार लोग हैं, उनको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी ज्ञान है और पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी क्या भूमिका होती है इसके बारे में भी क्या होता है, ज्ञान होता है बच्चे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चे? लेकिन ये जो तीन संस्कृति है ना, ये हो सकता है कि तीनों संस्कृति किसी समाज में मिक्स रूप में तुम्हें दिख जाए। हमारे ही समाज में अगर भारत में ही देखोगे ना बच्चे, तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को तो एकदम ही पता नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, राजनीतिक भूमिका क्या होगी मेरी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता है लेकिन राजनीतिक भूमिका के बारे में पता नहीं। और कुछ ऐसे भी तुम्हें इसी समाज में मिलेंगे जिनको राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में भी पता है और मेरे क्या अधिकार होने चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल है बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, उनको राजनीतिक व्यवस्था की समझ भी है और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका के बारे में। तो हमारा तो समाज बड़ा मिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि भारत समाज में जो संस्कृति है बड़ा मिक्स संस्कृति दिखती है, मिश्रित संस्कृति दिखती है, मिक्स्ड कल्चर दिखता है बच्चे, ठीक है। और आमेंड एवं बर्बरा ने नागरिक संस्कृति का विचार दिया था। नागरिक, इसको ना सिविक कल्चर बोलते हैं। सिविक कल्चर का मतलब ये होता है कि सहभागी संस्कृति और प्रजाभावी संस्कृति का मिला जुला रूप बच्चे। तो आदिम संस्कृति तो है ही नहीं, अब वो समाज नहीं। आज के समय में हर देश के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो प्रजाभावी ही संस्कृति मिलती है, आदिम संस्कृति नहीं मिलती है। तो प्रजाभावी संस्कृति और सहभागी संस्कृति, पार्टिसिपेंट कल्चर, ठीक है। और एक जो होता है बच्चे तुम्हारा, उसके अंतर्गत उसको इंग्लिश में सब्जेक्टेड बोला जाता है, ठीक है, सब्जेक्टेड कल्चर, ठीक है। इन दोनों को अगर मिला दोगे बच्चे तो सिविक कल्चर का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको नागरिक संस्कृति बोलते हैं। तो तुमसे पेपर में यह पूछा जा सकता है कि नागरिक संस्कृति का विचार किसने दिया है, सिविक कल्चर का आइडिया किसने दिया है? तो आमेंड एवं बर्बरा यानी सिडनी बर्बरा ने। सिविक कल्चर क्या होता है? तो जहां पे सहभागी संस्कृति और प्रजाभावी संस्कृति मिलजुल कर कार्य करती है बच्चे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिक संस्कृति या सिविक कल्चर बोला जाता है। कोई कंफ्यूजन? तो तुमसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि नागरिक संस्कृति का विचार किसने दिया है? नागरिक संस्कृति को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो सहभागी संस्कृति और प्रजाभावी जो संस्कृति है बच्चे, उनको मिला देते हैं, मिला जुला जो रूप होता है उसे ही बच्चे हम लोग नागरिक संस्कृति बोलते हैं, सिविक कल्चर बोला जाता है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कंफ्यूजन कोई? आगे आओगे बच्चे तो आलमंड जो है बच्चे, उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के आधार पे राजनीतिक प्रणाली को 4 भागों में क्या किया था, बांटा था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि आलमंड ने पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर पॉलिटिकल सिस्टम का क्लासिफिकेशंस कितने पार्ट में किया है बच्चे? तो जो क्लासिफिकेशन हुआ था बच्चे, उन्होंने 4 पार्ट में किया है। पहले पार्ट को उन्होंने एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली बोली। एंग्लो अमेरिकन यानी अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली और ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली, एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली।
उन्होंने दूसरा बोला गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कृति के आधार, क्योंकि गैर जो पश्चिमी देश हैं, गैर पश्चिमी जो देश हैं बच्चे, वहां की संस्कृति में बड़ा तुम्हें अंतर दिखेगा। वहां की संस्कृति और जो एंग्लो अमेरिकन संस्कृति है बच्चे, उन दोनों में डिफरेंसेस मिलेगा। थर्ड उन्होंने बोला बच्चे महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक प्रणाली। सेकेंड उन्होंने बोला था महाद्वीपीय यूरोपीय, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब यूरोप में जाओगे ना बच्चे, तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, सभी यूरोपीय देशों में एक प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। यूरोपियन, जैसे तुम यूरोपियन यूनियन उठा लेना, ईयू को उठाना और गूगल पे चेक करना, जो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रियां आती हैं, 27 देश आते हैं, 27 देशों का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, अलग अलग है, और इसलिए उसको महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीति प्रणाली बोला जाता है। और उन्होंने कल्चर के बेसिस पर कि फ्रांस में राजनीतिक प्रणाली अलग दिखेगी, ठीक है ना, और बाकी के जो यूरोपियन कंट्री हैं, जर्मनी में कुछ दिख रहा है, कहीं पर कुछ दिख रहा है, तो हर जगह पे पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जो गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रणाली है बच्चे, नॉन वेस्टर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो उनका क्लासिफिकेशन भी पॉलिटिकल सिस्टम पे होता है। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक प्रणाली यानी टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो उन्होंने 4 प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया था पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर। अब जब एंग्लो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ मैंने लिखा था बच्चे, जो एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, कि एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक संस्कृति बहुमूल्य प्रधान है। मतलब अमेरिका में जाओगे बच्चे, तो वहां पे हर संस्कृति को महत्व दिया जाता है, हर संस्कृति के मूल्यों को एक प्रकार से क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। वहां पे हर एक चीज को लेकर क्या है बच्चे, फ्री हैं, विचारों को लेकर फ्री हैं, अपने विचार रखने के लिए फ्री हैं, व्यापार करने के लिए फ्री हैं, भ्रमण करने के लिए लेकर फ्री हैं, और वहां पे चीजों को क्या करते हैं, रेशनल तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। धर्म के आधार पे चीजों की व्याख्या नहीं हो रही है, जो भी व्याख्या हो रही है वो वैज्ञानिक तरीके से, और सही और गलत में जो अंतर किया जा रहा है वो रेशनल तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। और जो अमेरिका है बच्चे या जो ब्रिटेन है, वहाँ एक्सपेरिमेंटल, बहुत लोग प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज करनी है तो उसका प्रयोग किया जाता है। और वहाँ की संस्कृति में क्या है, एक रस है, होमोजीनियस कल्चर है बच्चे, तो उसको एक प्रकार से होमोजीनियस बोला जाता है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही एकदम अलग है। और जब तुम ये क्लियर हुआ बच्चे, एंग्लो राजनीतिक प्रणाली में कितनी आजादी होती है। तो सेकेंड जब आओगे बच्चे, तो महाद्वीपीय यूरोपीय जो राजनीतिक प्रणाली है बच्चे, ठीक है, वहां की संस्कृति में तुम्हें बहुत विभिन्न रूप दिखेंगे बच्चे, मतलब अलग अलग रूप दिखते हैं, ठीक है। यूरोप की संस्कृति अलग होगी, जर्मनी की अलग होगी, इटली की अलग होगी, फ्रांस की अलग होगी, और भी बहुत सारे देश आते हैं, उन सभी की संस्कृति अलग होती है बच्चे। इसके लिए, ठीक है ना, सब कल्चर एक शब्द का क्या होता है बच्चे, यूज किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल मतलब कल्चर अलग है, तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या है, एक प्रकार से अलग है। जब हम लोग मिश्रित पश्चिमी राजनीतिक प्रणाली में जाते हैं बच्चे, तो भारत जैसे देशों में जब आओगे, तो यहाँ पे शहरों में तो आधुनिक संस्कृति दिखती है, मॉडर्न कल्चर दिखता है, लेकिन गांव में जब जाओगे तो वहाँ पे एकदम क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव कल्चर देखने को मिलता है बच्चे। और इसी तरह से बच्चे, जहाँ पे संचार जैसी चीजों पे, संचार यानी जो कम्युनिकेशंस के जितने भी माध्यम होते हैं बच्चे, उन पर कुछ लोगों का अगर नियंत्रण हो जाता है, तो वहाँ का तो एकदम पूरा कल्चर ही क्या हो जाता है, नाजीवादी। यानी जर्मनी में तो लोगों को अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं था, राइट टू स्पीच नहीं था, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था। स्टालिन, रूस में देख लेना बच्चे, जब स्टालिन जिंदा था तब उसकी संस्कृति, एक तो मैं सुन रहा था, किसी ने बोल रहा था कि जैसे रसिया में क्या होता था कि वहाँ पे कल्चर ही डेवलप था कि अगर कोई भी सिनेमा थिएटर है, जो मूवी थिएटर्स होते हैं बच्चे, उस मूवी थिएटर में कोई भी मूवी चलती थी, उससे पहले क्या होता था, स्टालिन की तस्वीर आती थी और लोग स्टालिन की तस्वीर को देखकर सलूट करते थे, ठीक है, सलूट मारते थे। तो पिक्चर जब शुरू होती थी तभी भी स्टालिन की तस्वीर आती थी, तो लोग खड़ा होकर सलूट करते थे। जब इंटरवल होता था और उसके बाद जब पिक्चर शुरू होती थी तभी भी सलूट करते थे, और जब पिक्चर खत्म होती थी तभी भी खड़ा होकर क्या करते थे, सलूट करते थे। तो किसी ने बोला कि एक बार स्टालिन जो था वो इसी तरह से घूमते हुए वो किसी सिनेमा थिएटर में पहुंचा। जब वो सिनेमा थिएटर में पहुंचा तो वो पिक्चर हाफ टाइम के बाद पहुंचा। तो जब हाफ टाइम के बाद से जब पिक्चर स्टार्ट हुई तो स्टालिन का तस्वीर आया, और स्टालिन की जब तस्वीर आई
तो सभी लोग खड़े हुए, लेकिन जो स्टालिन था वो खुद खड़ा नहीं हुआ और लोगों को पता नहीं था कि यही क्या है स्टालिन है, तो लोगों ने उसकी क्या कर दी, पिटाई कर दी। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ के कल्चर को क्या कर रहे हो, मान नहीं रहे हो। तो इस तरह का टोटलिटेरियन सिस्टम होता है बच्चे। टोटलिटेरियन सिस्टम में जहाँ डिक्टेटरशिप्स होती है ना, तो जो डिक्टेटर ने बोल दिया, जैसे कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में तुम चले जाओ, वहाँ का कल्चर क्या है, डिक्टेटर ने जो बोला है वो करना है। अगर डिक्टेटर के एकदम अगेंस्ट जाओगे, अगेंस्ट बोलोगे, तो डिक्टेटर आपकी क्या कर सकता है, कुटाई कर सकता है, आपको मारपीट कर सकता है। तो आमेंड एंड पावेल ने बच्चे पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो ये एक कंपैरिजन हो गया बच्चे कि अमेरिका में जाओ तो देखो कितनी लिबर्टी है, कितना फ्रीडम है, ठीक है, कितना लोगों को ओपिनियन रखने का क्या किया गया, एक प्रकार से अधिकार दिया गया। तो यही बच्चे जो होता है वो पॉलिटिकल कल्चर होता है। यानी पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर हम पॉलिटिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और पॉलिटिकल बिहेवियर पर पॉलिटिकल सिस्टम का क्या किया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है बच्चे। कोई दिक्कत पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच में बच्चे? राजनीतिक संस्कृति को पागम में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ना है कि कल्चर के बेसिस पर भी कंपैरिजन किया। बस बेसिक इतना ध्यान में रखना कि कल्चर के बेसिस पर भी कंपैरिजन हो सकता है। लोग बोलेंगे कल्चर पे कैसे कर सकते हैं, तो कहना है कि भाई कल्चरल डिफरेंसेस तो होता ही है, कल्चरल डिफरेंसेस पर बिहेवियर अलग अलग हो जाता है, सिस्टम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, तो हम उनका क्या कर सकते हैं बच्चे, कंपेरिजन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो लगभग हमने कितने अप्रोचेस पढ़ लिए मॉडर्न अप्रोचेस में? 4 पढ़ चुके हैं, लगभग 4-5 पढ़ लिए। कितना है? 2 उधर पढ़े थे, 2 अभी पढ़े बच्चे, नहीं लगभग कितने 6 पढ़ लिए होंगे अभी तक। उस दिन 3 पढ़े थे ना, डेविड ईस्टन का पढ़ा था, कम्युनिकेशंस थ्योरीज पढ़ ली थी उसी सिस्टम थ्योरीज में ही, और मार्क्सिस्ट अप्रोच हमने पढ़ा था, सिस्टम थ्योरीज पहले पढ़ ली थी बच्चे, तो लगभग 5 या पढ़ लिए, 2-3 और पढ़ना है हमें, तो पूरा मॉडर्न अप्रोच क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग ना आप रिसर्च जो मेथोलॉजी है बच्चे, जो रिसर्च है ना, उसको कल हम लोग करेंगे। पहले पेपर 2 किया जाए, पेपर 1 का भी हम टॉपिक करेंगे, सैटरडे को बाकी की थ्योरी करेंगे बच्चे।